बात कर रहे थे राहु और बृहस्पति की कंजंक्शन, अर्थात जब राहु और जो जुपिटर है आपस में युति का संबंध बनाते हैं प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक। अगर अष्टम भाव में राहु और जुपिटर की युति है तो यह भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगी। अब ऑन द अदर वे प्रॉब्लमैटिक किसे बोलते हैं? अगर किसी को अध्यात्म का बहुत अधिक रुझान है और वो व्यक्ति घर छोड़ देता है, चाहे वो विवाह उपरांत छोड़ता है, विवाह से पहले छोड़ता है, जिस भी टाइम पर ये दशा आती है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ऑकल्ट से रिलेटेड है, सडन इवेंट से रिलेटेड है, अचानक से कुछ आना और अचानक ही खो जाना। रंध्र भाव कहा जाता है अष्टम भाव को, ये आप लोग जानते होंगे। और ये हाउस जहां एक और गवर्न करता है डेथ को, वहीं इसी से ही हम देखते हैं लॉन्जिटिविटी ऑफ अ लाइफ। यहीं पर ही एक सडन पॉइंट होता है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन वन गेट द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ अ सडन वन गेट लॉस ऑफ द फुल एम्पायर, जो भी उसने अपनी इस जिंदगी में ली है या उसे अपने पूर्वजों से मिली है। तो 8th हाउस में राहु और जो जुपिटर की युति को बहुत ही बारीकी के साथ समझना पड़ता है। देखना वही पड़ता है कि कितने डिग्री पर है, कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अष्टम का राहु वैसे ही हमारा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑकल्ट, टुवर्ड्स अध्यात्म, रिसर्च समथिंग न्यू, एक्सप्लोर न्यू, व्हाट इज देयर इन इट, व्हाई इट्स बीइंग देयर। और अगर देखा जाए तो यह जातक का जो स्पाउस है उसका 2nd हाउस भी है, यानी कि उसका ससुराल भी है, तो वहां से या तो बहुत अच्छे संबंध बनाएगा, या अगर व्यक्ति वाय करता रह जाएगा तो वहां पर भी उसके संबंध जो है खराब हो जाएंगे। अगेन इट लीड्स टू इधर सेपरेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अष्टम हाउस देता है। जैसे भी रुझान चल रहा है लाइफ का, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इट कम्स वाया द 8th हाउस। अब उसी 8th हाउस में हमारा राहु बैठ गया, अगेन अ फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। साथ में जुपिटर प्रभावकारी, जो अध्यात्म की ओर है, ज्ञान की ओर है, नॉलेज की ओर है। सो ये नेटिव अध्यात्म में और स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखेगा, ये तो पक्का है। उसकी नई खोज करेगा, ये भी पक्का है। क्या वो अपने ही धर्म में जाएगा या उस धर्म को और एक्सप्लोर करेगा? उसके साथ अगर 9th का भी संबंध आ जाए, यानी कि अगर जुपिटर नवमेश होकर अष्टम में बैठ जाए तो वो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक होगा या चेंज अपने धर्म में लाएगा, या रूढ़िवादी नहीं होगा। वहीं पर ही जो कलेक्टिव नॉलेज है वो भी अष्टम से ही देखते हैं, तो उसमें भी राहु किस तरह से उस नॉलेज को, जो भी वो अपने पास्ट लाइफ से लेके आया है या अभी उसने कलेक्ट करी है, अगर सो कॉल ये व्यक्ति इट्स अबव देन 30 years ऑफ एन एज, तो बहुत सी नॉलेज गेन कर चुका होगा। उस कलेक्टिव नॉलेज को वो किस तरह से यूज करता है जब उसकी ये दशा आती है, इधर में भी ऑफ राहु और जुपिटर, और अंतर दशा ऑफ राहु जुपिटर, देन अलॉन्ग विद दैट फॉर अ ट्रांजिट इट इज इन देयर, तब काफी ज्यादा इम्पैक्ट ऑल ऑफ अ सडन इट कम्स इन वंस लाइफ। वो ये सोच भी नहीं सकता कि गेन हो जाता है, या वो यही नहीं सोच होता कि उसको वो लॉस हो जाएगा। पंचम जो हमारा शेयर मार्केट का भाव है उसका भी सुख अष्टमी है, तो कई बार लॉसेस और गेन्स भी हम पंचम का 4th यानी अष्टम से देखते हैं। इफ द राहु एंड द जुपिटर युति इज बीइंग देयर, तब भी व्यक्ति को बोलते हैं सजग होकर शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज्यादा जागरूक हो, बिकॉज 2nd हाउस को भी अष्टम भाव में बैठा राहु और जुपिटर देख रहा है। सडननेस से बचने के लिए, जितने भी एनिमीज हैं उनसे, छुपे हुए जो एनिमीज हैं उनसे बचने के लिए, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल से बचने के लिए यहाँ पर हमें राहु और जुपिटर की जो चाल है उसे बहुत अच्छे से समझना होगा। कैसे शत्रुओं को हराया जाए, बाधाओं से ऊपर उठा जाए, किस तरह से ये राहु अपनी चाल चलता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि राहु वहां पर किस राशि में विराजमान है। क्योंकि गुप्त विद्या सीखने का रुझान तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को होगा ही, अध्यात्म की और रुचि इस व्यक्ति को होगी। बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं कि फॉर्च्यून प्रेडिक्शन या फ्यूचर प्रेडिक्टिव उस व्यक्ति का काफी अच्छा होगा, बिकॉज 2nd हाउस वाणी का भी है और राहु और जुपिटर उसको ब्लेस कर रहे हैं।
कई कई बार व्यक्ति नहीं भी सीखता परंतु कुछ भी बोलता है तो वो सत्य हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि कभी भी जो सरस्वती है विराजमान हो सकती है। तो आप जिस रहस्य मार्ग पर चल रहे हैं वहां पर बाधा ना आए, ना ही आप किसी को दुख तकलीफ देकर कर्म बढ़ाएं। अब बात आती है 9th हाउस की। अगर 9th हाउस में राहु की युति अलॉन्ग विद जुपिटर बन रही है तो 9th हाउस क्या है? हायर लर्निंग्स। 9th हाउस क्या है? धर्म। 9th हाउस हमारा फॉरेन भी है, बाहर दूर देश जाना है, जर्नीज है, या हमारी जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं उसको भी 9th हाउस से लेते हैं। और यहाँ हम पिता का भी भाव बोलते हैं, धर्म का भी भाव बोलते हैं, और भाग्य का भाव भी 9वां भाव ही है। अब इस भाव में हमारा बैठ गया राहु और जुपिटर। राहु जो रूल्स को तोड़ता है और जुपिटर जो रूल्स को बनाता है। और भाग्य, उस भाग्य में जब राहु बैठा हुआ आया तो जो 9th हाउस है हमारे परदादा का भी है, दादा परदादाओं का भी है, लाइक पिता के पिता 9th हाउस, पिता के पिता इट्स द 5th हाउस, और उनके पिता इज अगेन द 9th हाउस। तो जितने हमारे पूर्वजों ने कार्य किए हैं वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। द राहु इज बीइंग देयर, तो इट मींस कहीं ना कहीं तो हमारे फोर फादर से कुछ तो त्रुटि हुई है, उसका भुगतान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इस कारण जब उस व्यक्ति को कुछ तकलीफें आती हैं तो द पर्सन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स गिविंग द चैरिटी मोर, तो ऑटोमेटिकली ये व्यक्ति दानी होते हैं। इनका धर्म के प्रति, दान के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होता है, और जुपिटर इस चीज को और ज्यादा बढ़ाता है। और 159 जब जुपिटर यहाँ पर देख रहा है अपनी दृष्टि से, लगन को भी देख रहा है, पंचम को भी देख रहा है, तो वो उसको बलि कर रहा है। अगेन मैं बोलूंगी कि जुपिटर किस भाव का कारक होकर यहाँ बैठा है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलती है। कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े करने पड़ते हैं, ज्यादा नहीं करने पड़ते। नटशेल इन द 9th हाउस यू कैन से द पर्सन इज हैविंग अ गुड फॉर्च्यून, लेकिन उसको एक चीज का याद रखना चाहिए कि द पर्सन इट शुड हैव अ ग्रेटिट्यूड व्हाट ही इज हैविंग, यानी कि हमेशा शुक्राने, जो भी उसको मिला है उसके शुक्राने करने से जो उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल लेवल है, उसकी इंक्लिनेशन ज्यादा होगी, लर्निंग ज्यादा होगी, उसका जो मेंटल फैक्टर है वहां पर उसकी बढ़ोतरी और ज्यादा होगी। ज्यादा मनन करेगा, चिंतन करेगा, अच्छी बुक्स पढ़ेगा तो वो बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। द पर्सन इट शुड हैव अ गुड ethical senses along with having a gratitude. अब राहु और जुपिटर, इनकी कॉम्बिनेशन इन द 10th हाउस। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसकी बस में, बट इट नॉट ऑलवेज। अगेन इट डिपेंड्स कि वे कौन सी राशि में है। और यहाँ तो जो राहु है जुपिटर के साथ बैठा है, कहाँ? 10th हाउस। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ कर्म, जो हमारे भाग्य को भी बदलने की ताकत रखते हैं। इट्स इन अ फ्री विल हाउस। 10th हाउस एक ऐसा हाउस है जहां पर कोई भी प्लैनेट अपनी त्रिकोण दृष्टि नहीं देता। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेस। या तो आप अपने पुराने ऋणानुबंधन उतारें या ऐसा कार्य करें कि किसी तरह का कोई भी नया बंधन, ऋणानुबंधन बढ़े ही न, और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके लिए भी कर्म का हाउस इज द मेन हाउस। आप क्या क्रिया कर रहे हैं? अब उस हाउस में, जो हाउस हमारे प्रोफेशन से, हमारे कैरियर से, हमारे कर्म से रिलेटेड है, क्योंकि कर्म केवल मात्र करने से नहीं, अगर हम मानसिक सोच भी रहे हैं तो वह भी हमारे कर्म बना रहा है, ऐसा गीता में भी लिखा है। तो उस हाउस में अगर हमारा देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाते तो वो क्या फल देगा? अगर यहाँ पर बृहस्पति अकेले बैठते हैं तो वो नीच के होते हैं, और अगर राहु बैठते हैं तो उनका वही एक ही टैगलाइन है कि मैं जहां बैठूंगा मैं उसे और विशाल बनाऊंगा। कैरियर है तो उसमें ऊंचाई को प्राप्त करूंगा, व्हाट मे कम। यहाँ पर जब कर्म भाव में इन दोनों प्लैनेट्स की युति होती है, ऑक्यूपेशन के लिए अगर देखें, कर्म के लिए देखें, तो राहु 10th हाउस में बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव बना देता है व्यक्ति को। ऐसा उसके अंदर एक जुनून आ जाता है कि
वो ऐसा कुछ कार्य करता रहे हमेशा विच इज अनबीटेबल बाय अदर्स, और इसी के कारण उसको बहुत लंबे समय तक जो सफलता नहीं मिलती, बिकॉज उसके ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं। बचपन से वो सोचता है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने अप टू द ग्रेजुएशन पढ़ाई की है, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, परंतु वो सोचेगा कि मैं इसी ग्रेजुएशन के बेस पर सीईओ ऑफ अ कंपनी बन जाऊं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जी तोड़ मेहनत करेगा, स्टार्टअप्स खोलेगा, न्यू फैक्ट्रीज लगाएगा। बट राहु है तो रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी। जुपिटर उसके साथ बैठा हुआ है और वो भी काल पुरुष के अकॉर्डिंगली नीच का। तो जुपिटर 10th हाउस में व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बनाता है। अगर व्यक्ति अपने आप को समझना और आंकना शुरू कर दे और थोड़ा सा अहंकार हटाए कि यस आई कैन डू द थिंग्स बट विद द हेल्प ऑफ अदर्स, that person must be a good listener if he wants to accomplish a higher goal in his life, तब ये जो योग है ये एक अच्छे परिणाम देगा जब ये युति गुरु और राहु की 10th हाउस में बनती है। क्योंकि काफी बार अपने आप को एक्सप्लोर करने के कारण, बिकॉज ऑफ द राहु, ये जातक बहुत बारी फेल्योर्स यानी कि नेगेटिवनेस, रुकावटों को देखता है, गिरता है, फिर चढ़ता है। कई बार तो वो इतना ज्यादा टूट जाता है कि शायद वो उठना ही नहीं चाहता। जब ऐसा समय आए और वो अपने आप को ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति सरेंडर कर दे, अपने अभिमान को हटा दे और वो स्वाभिमानी बने, तब इस जातक को या इस जातक का परचम लहराने को कोई भी नहीं रोक सकता। डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु, इट रियली हेल्प्स दैट पर्टिकुलर पर्सन टू अटेन द डिजायर्ड गोल जो उसने अपने बचपन में सजोए थे। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि 10th हाउस के जो ये युति है, यहाँ पर ये जातक थोड़ा सा सरेंडर होकर चले और अपनी लिमिट्स को देखते हुए अपने गोल्स को बनाए और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसे अचीव करे। अदरवाइज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगा, फिर वो जॉब्स चेंज करेगा, जॉब्स के अंदर रुझान नहीं आ पाएगा, ईगोइस्टिक होने के कारण वो बॉस की नहीं सुन पाएगा। देखेंगे अगेन कि क्या राहु के कारण ये बृहस्पति ग्रस्त है, बट नक्शल 10th हाउस में राहु अच्छा होता है, परंतु वो झुकने नहीं देता, और झुकना अच्छाई की निशानी होती है। अब बात करते हैं इसी युति की 11th हाउस। 11th हाउस इज इन अ हाउस ऑफ लाभ। किस चीज का लाभ? जिस भी हम 12 भाव की बात करते हैं उनमें लाभ की प्राप्ति के लिए हम कुंडली के 11वें भाव को जरूर देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा नेम फेम है या नहीं, हम वेल्थ बना पा रहे हैं या नहीं, ये सारे कॉम्बिनेशंस जब हमारे 11th हाउस से आते हैं, लाइक 6th में कंपटीशन में जीत पाएगा या नहीं, ये सब 11th हाउस दिखाता है। अब उस भाव में, जो भाव ही लाभ का है, वहां पर राहु बैठ जाए, जिसकी आदत ही सिर्फ लाभ है कि what may come I have to gain and achieve and want more and more financially. So जब हम काम भाव देखते हैं, 3रा, 7वां और 11वां, तो 11वां भाव सबसे ज्यादा बली काम त्रिकोण है और वहां पर बैठे हैं हमारे राहु अलॉन्ग विद द जुपिटर। तो यहाँ बैठा हुआ जब राहु और जुपिटर होता है तो व्यक्ति को हमेशा तेजी से उस भाग दौड़ में उसका रुझान बनाए रखता है, वन वे और द अदर, कि वो ये देखता है कि उसको कहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट और गेन्स हैं। वो रात में भी शायद कम सो पाता होगा, जिसकी यहाँ पर राहु और जुपिटर की युक्ति होगी कि किस तरह से मैं ज्यादा गेन्स अटेन करूं, मोर एंड मोर। पाता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेहनत भी बहुत करता है। वह अपने बच्चों के लिए एम्पायर बनाना चाहता है कि जो सो आज तक मैंने नहीं किया या मेरे पेरेंट्स से मुझे नहीं मिला, वो मैं अपने बच्चों को दे पाऊं। इट्स बीइंग देयर इफ द राहु इज देयर अलोंग विद द जुपिटर इन द 11th हाउस। और सोशल स्टैंडर्ड्स बनाने का उसको बहुत शौक होता है, इसलिए वो दिखाने के लिए दान देता है। 9th हाउस में देना दान इज डिफरेंट, बट 11th हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति
सो कॉल्ड अगर कुछ दे रहा है तो लिखा होगा दैट दिस फैन इज गिवन बाय सच एंड सच पर्सन और दिस सीट इज गिवन बाय सच एंड सच पर्सन एज अ डोनेशन, या वो स्लिप्स कटवाता है, लेकिन हाँ डोनेशन वो जरूर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी ग्राउंडेड होना चाहिए। अगर अच्छा है तो वह भी अपने मकाम पर पहुंचेगा और खूब लाभ कमाएगा। लाभ के साथ साथ उसे बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम लास्ट पड़ाव पर, विच इज कॉल्ड द 12th हाउस ऑफ वंस हॉरोस्कोप। 12th हाउस जो है, दिस हाउस इज बीइंग रिलेटेड विद टर्मिनेशन। टर्मिनेटिंग पॉइंट है हमारी लाइफ का, कम टू बी एन एंड, द नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट्स। It's a house of destruction and dissolution also. This is our last house of the astrology, but it doesn't mean that it's an end of life, because the longevity is being seen by the 3rd and 8th house, 2nd and 7th house. But this is in a moksha house. मोक्ष हाउस में हमारा कौन बैठ गया? राहु और जुपिटर। 12th हाउस को हम प्रिजन का घर भी बोलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी बोलते हैं, जर्नीज भी बोलते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ये सजेशन दूंगी कि जिसका भी जुपिटर अलॉन्ग विद राहु है, बेहतर हो कि वह व्यक्ति जो उसका जन्म स्थान है, अगर वह उससे दूर रहता है, पैदा होने के कुछ पश्चात, या दूर नौकरी करता है, तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम आती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से वो बचता है, डिजीजेस से, जैसे 6th हाउस की ओर राहु देख रहा है तो वो डिजीज प्रोन होता है, उससे भी उसको काफी हद तक रुझान मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है अगर वो व्यक्ति जहां पैदा होता है उससे वह दूर चला जाता है, अगर अब्रॉड चला जाता है या कहीं एनसीआर में चला जाता है। ये कॉम्बिनेशन सफर यानी कि पेन्स देता है, रुकावटें देता है जिंदगी में, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ही नहीं होते, मेंटली भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, नॉट ओनली द फिजिकली हेल्थ इश्यूज। सोसाइटी में अपने आप को बनाने में इस व्यक्ति को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज इसे अलूफनेस ज्यादा पसंद आती है। एकदम से तो नहीं आती, बिकॉज वह भी लेविशली जिंदगी जीना चाहता है। जिस जिंदगी को अगर वो नहीं जी पाता तो वो अपने आप को सेपरेट करना फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द नोन वंस, फ्रॉम द फैमिली करना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसकी भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि हमारे 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस पर पड़ रही है। तो इसलिए इसके सबसे बेटर सोल्यूशन है कि बी अवे फ्रॉम द फैमिली, अवे स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्लेस जहां पर भी वह उसने जन्म लिया है। तब उसके कैरियर में भी अच्छा उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसका माइंड सेटअप, उसका मेंटल स्टेबिलिटी, उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी, साथ ही साथ जो स्पिरिचुअलिटी की अपलिफ्टमेंट स्वाभाविक तौर पर होनी आरंभ हो जाएगी। इस व्यक्ति को भी दिल खोलकर खर्चना चाहिए, यानी कि वह जो कुछ चाहता है अपनी जिंदगी में उसकी डोनेशन वो जरूर दे। तो आज हमने ये जाना कि हम जिस युति को हमेशा कहते हैं कि राहु की युति गुरु के साथ एक गुरु चांडाल योग बनाती है, तो उससे लोग डर जाते हैं। इस हाउस में है तो आप इसका दान दीजिए, इसमें है तो इसका दान दीजिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू जस्ट हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कि ये युति कैसी है, जुपिटर कहाँ का मालिक है, क्या जुपिटर राहु से ज्यादा ग्रस्त है, क्या कहीं और से अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपने उच्च की राशि में तो नहीं बैठे या मूल त्रिकोण राशि में तो नहीं बैठे हैं, और क्या स्वाभाविक तौर पर कारण है जिसके कारण ये थोड़ा सा बैक गियर पे चलते हैं, उसको फाइंड आउट करना इट्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी ग्रह बैठे हैं दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर कर्मा ऑफ द पास्ट लाइफ। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, और हाँ ये कहूंगी कि पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र की वीडियोस आ चुकी हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिए। और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर आपके साथ अपनी राय साझा करूं और उसे और पढूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स इज देयर फॉर यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, प्रणाम।